30 तारीख को जाना है ना? कल हमने विज्ञान विषयक फीचर इस विषय पर चर्चा करना आरंभ किया था और यह देखने की कोशिश की थी कि विज्ञान आज एक बहुत बड़ा मानवीय अचीवमेंट जिसे कहें उपलब्धि के रूप में हमारे सामने आ रहा है और इसी कारण विज्ञान के बारे में लोगों को जानने की इच्छा होती है बहुत कुछ। विज्ञान विषयक फीचर की श्रेणी में नए नए आविष्कारों तथा खोजों को बारीकियों से एवं तकनीकी विवरणों पर बखूबी से प्रकाश डाला जाता है। सामान्य पाठक के लिए विज्ञान जैसे तकनीकी एवं जटिल विषयों को तथा उसकी बारीकियों को समझना कठिन होता है, लेकिन कुशल लेखक जहां तक हो सके विषय को सहज, सुबोध एवं सुष्ठु शैली में प्रस्तुत करने का प्रयास करता है, जिससे फीचर अधिक लोकप्रिय होते हैं। इस संदर्भ में ब्रजभूषण सिंह आदर्श कहते हैं कि विज्ञान जैसे तकनीकी विषय को गैर तकनीकी ढंग से इस प्रकार लिखना पड़ता है कि साधारण पाठक उसमें रुचि ले सके और तथ्यों को भली भांति समझ सके। आज चिकित्सा मतलब जिसको हम मेडिकल साइंसेस कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी, संचार, कृषि, आयुध, अंतरिक्ष, सामुद्रिक विज्ञान, पर्यावरण आदि विविध क्षेत्रों में नित नवीन खोजें हो रही हैं जो पाठकों को आकर्षित करती हैं। और इस विषय में अधिक ज्यादा कहना नहीं चाहूंगा क्योंकि आप स्वयं बीएससी के छात्र हैं। विज्ञान फीचर के माध्यम से वैज्ञानिक चेतना का प्रसार इसका मुख्य उद्देश्य है। और ध्यान रखिए, आज भी हमारा संपूर्ण जो बृहद हिंदू समाज है, मैं जानबूझकर हिंदू शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, अभी भी अंधविश्वासों में जकड़ा हुआ है और अंधविश्वासों में जकड़े इस हिंदू जन समुदाय को उस अंधश्रद्धा के से अंधविश्वास से बाहर लाने के लिए साइंटिफिक टेम्परामेंट, वैज्ञानिक चेतना का प्रसार होना अत्यंत आवश्यक है और इसका असर जाने अनजाने पड़ता है। उदाहरण के रूप में मैं स्वामी विवेकानंद जी का उदाहरण लेना चाहूंगा। स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका के शिकागो दौरे पर निकले तब अनेकों ने उन्हें रोका, क्योंकि समुद्र प्रवास करना हिंदू धर्म में निषिद्ध माना जाता था उस समय। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने इस बात को लताड़ा और वे समुद्र के मार्ग से जाकर हिंदू धर्म की पताका संपूर्ण विश्व भर में फैला आए, तब उनका आदर सत्कार किया गया। हालांकि किसी भी धर्म ग्रंथ में, हमारे वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में कहीं भी समुद्र यात्रा का निषेध नहीं है। तो जिन ग्रंथों में समुद्र यात्रा का निषेध है वो धर्म ग्रंथ जलाने के योग्य है, क्योंकि वो साइंटिफिक टेम्परामेंट उसमें नहीं है। मैं एक उदाहरण और देना चाहूंगा कि अगर भारतीय लोग समुद्र प्रवास न करते तो जापान तक भारत का उपनिवेश कैसे पहुंचता। जापान में यानी मैं तेल का उदाहरण देना चाहूंगा। तेल के अनेक व्यापारी अपना व्यापार इंग्लैंड, उस समय के तुर्किस्तान, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो इत्यादि देशों में कैसे करते, क्योंकि बिना समुद्र यात्रा के हो ही नहीं सकता था वो। अब देखिए, विज्ञान विषयक लिखे जाने वाले फीचर केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित नहीं करते, अपितु इन फीचर से विज्ञान की सामाजिक उपयोगिता, जिसको हम अप्लाइड साइंसेस कहते हैं, उसके पहलू पर भी जनता का ध्यान जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि विज्ञान परक फीचर अन्य प्रकार के फीचर लेखन से भिन्न प्रकृति और परंपरा का लेखन है। अन्य प्रकार के फीचर से जहां भावना युक्त संवेदनशीलता का महत्व स्वीकार किया जाता है, वहीं विज्ञान परक फीचर लेखन में विषयगत गहराई, उपलब्ध तथ्य का परीक्षण और सत्य का आकलन करना फीचर का सर्वोपरि दायित्व बन जाता है। अगला है खेल कूद विषयक फीचर या क्रीड़ा विषयक फीचर।
युवा पाठकों के लिए सर्वाधिक आकर्षण का अगर कोई विषय है तो वो खेल होता है, और खेल विषयी समाचारों को जानने की इच्छा रखता है। और कहीं अपने देश का प्रतिनिधित्व करने वाले कोई हार जाते हैं तो उसके पीछे कारण क्या होते हैं, ये उसे जानने की बड़ी उत्सुकता होती है। इसलिए वह इस प्रकार के क्रीड़ा या खेलकूद संबंधी फीचर को पढ़ता है, सुनता है, देखता है। अतः अपने पाठकों की अभिरुचि को जानकर समाचार पत्र और पत्रिकाओं ने खेल विषय संबंधित फीचर लेखन का प्रचलन हुआ है। खेल फीचर के अंतर्गत खेल विशेष का पूर्व इतिहास, खेल सुधार विषयक विवरण आदि और भावी निर्देश, जो आगे क्या हो सकता है, क्या फर्क किए जा सकते हैं, जैसे कि टेस्ट क्रिकेट से बाद में 60 ओवर का क्रिकेट आ गया, फिर 50 ओवर का क्रिकेट आ गया, फिर उसके बाद 20 ओवर का क्रिकेट आ गया, अब तो 10 ओवर का भी क्रिकेट आ रहा है। तो ये जो बदले जाने वाले भाग हैं उनको भी हमें समझना पड़ेगा, और उसका इतिहास बड़ी बारीकी से क्रीड़ा फीचर लेखक करता है। आज खेलों में विविधता आ रही है और उनका भी अधिकाधिक प्रचार प्रसार हो रहा है। ज्यो उनका अधिकाधिक प्रचार प्रसार हो रहा है, त्यों त्यों उनके बारे में ज्यादा जान लेने की इच्छा अधिक बलवती होना स्वाभाविक है, और इसी इच्छा के कारण, इसी कौतूहल के कारण अन्य लोग भी क्रीड़ा विषयक फीचर पढ़ने, सुनने, देखने लगे हैं। खास करके नई पीढ़ी विविध खेलों एवं खेल संबंधी फीचरों के लेखकों की ज्यादा दीवानी बनती जा रही है। खेल संबंधी फीचर लेखन के लिए विशिष्ट कौशल के साथ साथ भाषा पर अधिकार और अभिव्यंजना की सरलता भी अनिवार्य है। वैसे तो खेल संबंधी एक विशिष्ट तकनीकी भाषा होती है। संभव है कि ऐसी भाषा का प्रयोग फीचर को निरस बना दे, इसलिए फीचर लेखक को फीचर में रोचकता लाने के लिए साथ ही साथ और अधिक कौतूहल बढ़ाने के लिए उसमें नई खेल शब्दावलियां लानी पड़ती हैं। पारिभाषिक शब्द जो खेलों के होते हैं वो लाने पड़ते हैं, और भाषा के नए मुहावरों के साथ साथ खेल संबंधित तथ्यों की पूर्ण जानकारी देना भी आवश्यक बन जाता है। इस संबंध में ब्रजभूषण सिंह आदर्श लिखते हैं कि खेलकूद समाचार की तकनीकी शब्दावली के कारण जो निरस्ता दिखलाई देती है, वह रूपक या फीचर में लेखक की हार्दिकता के कारण नहीं आ पाती। इसलिए आवश्यक है कि लेखक को संबंधित पूर्व इतिहास, कीर्तिमान, आयोजन का पूर्ण विवरण, नियमों का पूर्ण ज्ञान भली भांति होना चाहिए। इसलिए खेल फीचर या क्रीड़ा फीचर का मूल उद्देश्य लोगों की खेलकूद के बारे में रुचि जगाना, जागरूकता बढ़ाना और समाज में खेल भावना का निर्माण करना बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिए, कभी कभी क्या होता है कि बड़े से बड़ा खिलाड़ी भी अत्यंत छोटे अंतर से हार जाता है। जैसे आंद्रे आगासी भी, पीट सैम्प्रास भी, यानी बड़े बड़े खिलाड़ी जो टेनिस के हैं वो थोड़े थोड़े अंतर से हार जाते हैं, और हारने पर वो अपना गुस्सा प्रकट नहीं करते, अपितु जीतने वाले से गले मिलते हैं। इस प्रकार की खेल भावना का विकास होना समाज में ये भी आवश्यक है। और केवल खेलों में ही नहीं, आए दिन दैनंदिन जीवन में हम अपनी जो अपना क्या कहते हैं उसके लिए, देखिए करियर में कोई हमसे आगे निकल जाता है तो हमें उसका द्वेष नहीं करना चाहिए, अपितु खेल भावना से उसको भी सपोर्ट करना चाहिए। एक उदाहरण मैं देता हूँ कि हमारे भारत में जो उच्च वर्ग है, जिसे हम ब्राह्मण कहते हैं, और जो व्यापारी वर्ग है, मारवाड़ी जैसा वर्ग, उनमें देखिए कोई भी उनका भाई उन्हें ओवरटेक करके आगे चला जाए तो वे बिल्कुल उसका विरोध नहीं करते, बल्कि अपना ही भाई आगे जा रहा है ये मान करके जैसे चलते हैं। वैसा अगर बहुजनों में आ जाए तो न जाने कितनी कोर्ट केसेस बंद पड़ेंगे। हमारे यहाँ होता क्या है कि मैं अब किसी विशिष्ट जाति का नाम नहीं लूंगा, बहुजनों में ऐसे कुछ समुदाय हैं जिनमें अब भाई 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 का खून कर देता है जमीन के टुकड़े के लिए, या व्यापार में कुछ घाटा हो गया, पिताजी ने जो संपत्ति छोड़ी उसके लिए भाई भाई का खून कर देता है। ऐसा न होकर के हम खेल भावना से लेना चाहिए। कोई अगर हमारा आगे जाता है कोई मित्र, तो उस भाई हमारा, तो उसको सपोर्ट करके, उसका समर्थन करके हमारी पराजय में भी हमें संतुष्टि रहना माननी चाहिए। ये हमें खेल भावना सिखाती है। 10वां प्रकार है फीचर का, वह है
पर्वोत्सवी, जिसको हम त्योहारों के कहते हैं, क्षण उत्सव के कहते हैं, ऐसे सांस्कृतिक उत्सवों के भी फीचर लिखे जा सकते हैं। भारत, ध्यान रखिए, भारत विविध धर्मों और विविध 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 जातियों, विविध संस्कृतियों वाला, विविध सभ्यताओं वाला महान और विशाल देश है। इस देश में बसने वाले विभिन्न समूहों और संप्रदायों के अपने अपने त्योहार होते हैं, अपने अपने क्षण उत्सव होते हैं, अपनी अपनी एक सुदीर्घ सांस्कृतिक परंपरा होती है। जैसे हिंदुओं में दीपावली जैसा पर्व है, दशहरे जैसा पर्व है, छठ पूजन जैसा पर्व है, रक्षाबंधन जैसा पर्व है, दुर्गा पूजा जैसा पर्व है। फिर मुसलमानों के ईद है, मुहर्रम है, क्रिश्चियनों के गुड फ्राइडे है, क्रिसमस है, बौद्ध लोगों के बुद्ध पूर्णिमा जैसा है, जैनों के पर्यूषण है, किसानों के जैसे बैसाखी पर्व है, पोड़ा पर्व है, पोंगल पर्व है। ऐसे विषयक फीचर लिखे जाते हैं और बहुत पढ़े भी जाते हैं, सुने भी जाते हैं, देखे भी जाते हैं। ये फीचर्स हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति से रूबरू कराते हैं। इतना ही नहीं, हमें अपने पूर्वजों के प्रति एक प्रकार का जो आए दिन क्या कहते हैं उसके लिए घृणा निर्माण हो चुके हैं हमारे पूर्वजों के प्रति, तो हम अपने पूर्वजों के प्रति नतमस्तक भी होते हैं कि उन्होंने ये सारे पर्व हमारे जीवन में दिए हैं। इतना नहीं, महापुरुषों की जयंतियाँ, जैसे शिव जयंती है, बुद्ध जयंती है, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर जी की जयंती है, या अन्य अन्य अपने अपने समुदाय के लोगों की जयंती है, और उससे भी हमें बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती है। अब ये जयंतियां हम मनाते हैं तो केवल हर्षोल्लास के साथ नहीं मनाते, अपितु हर्षोल्लास के साथ साथ हर्षोल्लास पर नियंत्रण रख करके उन्होंने अपने जीवन में जिस प्रकार से वर्तन किया है उन पर कुछ व्याख्यान भी हम रखते हैं, कुछ प्रवचन भी रखते हैं। अब तो बहुत आसान हो गया है कि इस प्रकार से गूगल मीट या जूम के आधार पर हम बड़े बड़े राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्वानों को, उस व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ हम उनके बारे में सुनते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि इस प्रकार के पर्व संबंधी, त्योहार संबंधी फीचर लिखे जाएं। जैसे हमारे राष्ट्रीय पर्व भी जिसमें आ जाते हैं 26 जनवरी, जो प्रजासत्ताक दिन आता है, 15 अगस्त हमारा स्वाधीनता दिन आ जाता है, 17 सितंबर हमारा हैदराबाद मुक्ति संग्राम दिन आता है। तो ये सभी को एक प्रकार से सारे लोग मिलकर के मनाते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे मनोज कुमार की एक फिल्म, शायद फिल्म नहीं, एक सीरियल थी भारत के शहीद नाम की, उसके गीत की पहली पंक्तियां याद आते। देखिए, हम सब मनाते हैं दीपावली, गुरु पर्व और ईद, कितनी खुशियां दे गए हमें भारत के शहीद। अगर इन भारत के शहीदों ने अपने प्राण निछावर न किए होते तो शायद हमारी गुलामी नहीं चली जाती। और हम सब मिल करके गणेश उत्सव जैसा है, बहुत सारे उत्सव को हम एकत्र मनाते हैं। और ये व्रत उत्सव मनाने से एक प्रकार से उत्साह का वातावरण, एक प्रकार से कलुषितता को मिटाना, एक प्रकार से आलस्य छोड़ करके नई स्फूर्ति से, नए उत्साह से काम में लग जाना, ये सारी चीजें यहाँ आती हैं। और पर्व, त्योहार, उत्सव संबंधी फीचर लिखते समय इस बात की सावधानी बरतनी चाहिए कि पर्वों में पारस्परिक महत्ता का उद्घाटन के साथ साथ वर्तमान प्रचलन और रुचि वैविध्य का भी तर्कसंगत उल्लेख हो जाए। देखिए, हमारे बचपन में हमारी दिवाली कैसे हुआ करती थी और आज, मतलब लगभग हम, अब मेरी उम्र 46 साल की हो गई है, तो क्या फर्क हो गए हैं ये भी हम देखते हैं। और कुछ में इतने ज्यादा परिवर्तन हो चुके हैं कि उन परिवर्तन अवांछनीय भी है। और देखिए, हमारे बचपन में कभी भी, जिसको हम वार्ड दिवस कहते हैं, जन्मदिन या जन्म वर्षगांठ जो होती है हमारी, हम कभी भी केक काट कर नहीं मनाते थे। हम तो घर में यज्ञ हवन करते थे या फिर दिए लगाते थे। लेकिन ये जो नई संस्कृति आई है, वो दिए बंद कर करके पता नहीं ये ऐसा क्या है। तो इसमें से हमारी संस्कृति को पूरक और जो कुछ नई कॉन्टेमिनेशन इसमें हो रहा है, कुछ गलतियां इसमें आ रही हैं, उनको भी दूर करने का प्रयास हमें करना चाहिए और तर्क संगत बातें आनी चाहिए। भाषा का प्रयोग भी उसमें अत्यंत सरल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वेद पुराणों एवं धर्म ग्रंथों के अधिकाधिक उद्धरणों से फीचर बोझिल हो जाए। मतलब हर पर्व त्योहार के लिए, हर बात के लिए हम पुराण और वेद के उद्धरण देते रहे। सरल भाषा में प्रस्तुत करो, आज की भाषा में प्रस्तुत करो, जरूर उल्लेख करो, आप वेदों का उल्लेख जरूर करो, गीता रामायण का उल्लेख जरूर करो,
लेकिन उसका अर्थ भी बताते जाओ सरल भाषा में, वरना देखिए, तो व्रत त्योहारों की हम बात कर रहे थे। तो ये बहुत जरूरी है कि धर्म ग्रंथों का ज्यादा उल्लेख न करके आज की परिस्थिति का उसमें अधिक वर्णन होना चाहिए और भाषा प्रयोग सरल सरल होने चाहिए। पर्व, व्रत, त्योहार इत्यादि से हमारी चेतना को झकझोरते हैं और जीवन में घर करते जाते एक रूपता को छोड़ करके उत्साह बढ़ाते जाते हैं। ये हमारे व्रत त्योहारों का बहुत अधिक महत्व है। इसके उपरांत हम देखते हैं कि 11वां प्रकार पर्यटन विषयक विचार। मनुष्य पहले ग्रंथों को पढ़कर ज्ञान अर्जन कर पाता था, परंतु ज्ञान कहीं कृत्रिम सा जान पड़ता था। आज वह ज्ञानार्जन के लिए एक स्रोत पर निर्भर नहीं, अपनी पुस्तक की ज्ञान की सीमाओं से बाहर निकल करके वह पर्वत, गुफाओं, आकाश, पाताल, पृथ्वी सबका भ्रमण करके अपने ज्ञान की प्यास शांत करने का प्रयास कर रहा है। पर्यटन, ज्ञानार्जन और मनोरंजन दोनों का महत्वपूर्ण साधन है। मनुष्य को अनुभव आधारित ज्ञान के विषय में जानने की उत्कट इच्छा रहती है। पर्यटन वृत्तांत इसी वृत्ति की संतुष्टि करते हैं। इस प्रकार के फीचर में लेखक स्थान विशेष के दर्शनीय स्थलों, वहां के लोगों और उनके रहन सहन के संदर्भ में आवश्यक एवं विशिष्ट जानकारी मनोरंजक रूप में प्रस्तुत करके पाठक का ज्ञान बढ़ाता है। इस प्रकार के फीचर आकार में बड़े होते हैं। यानी एक यात्रा वृत्त हमने पढ़ा भी था, चिड़ियों पर चांदनी। सीमित आकार में यात्रा वृत्त का प्रस्तुतिकरण कर लेखक की कुशलता पर आधार निर्भर करता है। यही कारण है कि यात्रा वृत्तांत फीचर की अपेक्षा लेख के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। फिर भी हिंदी में यात्रा फीचर का अभाव नहीं है। 12वां प्रकार है चित्रात्मक फीचर, जिसको हम फोटो फीचर कहते हैं। छायाचित्रों या फोटो के साथ सजाकर प्रस्तुत किए जाने वाला फीचर फोटो फीचर या चित्रात्मक फीचर कहलाता है। ऐसे फीचर में फोटो या छायाचित्र फीचर की समस्या, घटना या वृत्तांत के साथ गहरा संबंध रखते हैं। तभी पाठक के एवं दर्शक को आकर्षित करते ही नहीं, अपितु उसके मन में और मस्तिष्क को प्रभावित करने में सफल और सक्षम रह जाते हैं। सामान्यतः कहा जा सकता है कि फोटो फीचर में चित्र ही अपनी बात कहते हैं, शब्दों की आवश्यकता काफी कम पड़ती है। इस संदर्भ में चीन की लोकोक्ति है, 10,000 शब्दों वाले लंबे चौड़े विवरणों की अपेक्षा एक अच्छा चित्र अधिक प्रभावकारी होता है। फोटो फीचर पाठकों की समझ बढ़ाने में अपनी भागीदारी पूरी तरह से निभाने में सफल होते हैं। फोटो फीचर के विषय का चयन क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। दैनिक जीवन की समस्याओं, कठिनाइयों और पीड़ा, मानव की स्थितियों के साथ साथ विभिन्न घटनाओं एवं बाढ़, सूखा, दुर्घटना आदि पर सचित्र फीचर तैयार किए जा सकते हैं। अतः कहा जा सकता है कि सुंदर, आकर्षक, प्रामाणिक एवं कलात्मक फोटो न केवल पत्रिकाओं में छपने वाले समाचारों तथा फीचर्स को विश्वसनीय एवं प्रामाणिक बनाते हैं, बल्कि पत्र पत्रिकाओं को आकर्षण एवं रुचिकर बनाने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। फोटो फीचर। अब रेडियो फीचर रेडियो द्वारा श्रोताओं को जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किए गए फीचर को रेडियो फीचर या रेडियो रूपक कहा जाता है। रेडियो फीचर में कल्पनाशीलता, वास्तविक घटनाक्रम, घटना का विवरण एवं विवेचन, संबंधित लोगों के विचार, सूचना परकता, रोचकता तथा आकर्षण व्याप्त रहता है। रेडियो फीचर का क्षेत्र भी अत्यंत व्यापक है। इसके माध्यम से महापुरुषों की जीवनी, किसी विशेष क्षेत्र विशेष के सांस्कृतिक जीवन की झांकी, ऐतिहासिक स्थलों का परिचय आदि रेडियो फीचर के माध्यम से दिया जा सकता है, जिसको लोग बड़े चाव से सुनते हैं। अंतिम है 14वां टेलीविजन फीचर, जिसको दृक्श्राव्य फीचर भी कहा जा सकता है। टेलीविजन फीचर को समाचार पत्र, रेडियो और फिल्म, इन तीनों का सम्मिलित मिश्रित रूप कहा जा सकता है, क्योंकि टेलीविजन में रेडियो की आवाज होती है, फिल्मों के कैमरे की दृष्टि होती है, अखबारों जैसे समाचारों को प्रेषित करने का अद्भुत संगम होता है। टेलीविजन फीचर में इन तीनों विधाओं का
विशिष्ट गुण विद्यमान होता है। इसमें वास्तविक घटनाओं का रचनात्मक प्रस्तुतिकरण तो होता ही है, साथ ही साथ इसके प्रमुख तत्व आलेख, ध्वनि, कैमरा और संपादन या संकलन भी होते हैं। टेलीविजन फीचर से संबंधित अधिक विश्लेषण हम कभी बाद में कर सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए आवश्यकता नहीं है। उपर्युक्त फीचरों के अतिरिक्त भी व्याख्यात्मक फीचर, साक्षात्कार फीचर, कृषि संबंधी फीचर, स्वास्थ्य संबंधी फीचर, फैशन संबंधी फीचर, व्यंग्यात्मक फीचर, सामाजिक फीचर, मौसम विषयक फीचर, चिकित्सा विषयक फीचर, ज्योतिष विषयक फीचर, सिनेमा विषयक फीचर आदि के प्रकारों आदि अनेक प्रकार में फीचर को वर्गीकृत किया भी जा सकता है। तो ये बात हुई। हमारा समय अब समाप्त हो रहा है। सोमवार की तासिका में हम फीचर लेखन के नियमों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।